गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का जो चैप्टर 3 है जो हमने पढ़ा था उसके अभ्यास के सभी प्रश्न और उत्तर हम करेंगे। अभी आपके जो थर्ड चैप्टर में जो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन जो हर टाइप के क्वेश्चन आंसर है उसमें, तो वो हर टाइप के क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन है एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ हार्ड सा लग रहा है, लेकिन इतना कुछ इसमें है नहीं। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरोन का एक यौगिक दिया हुआ है, जिसके अंदर बोरोन है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। अब उसका आपको प्रतिशत निकालना है कि भाई कितने प्रतिशत बोरोन है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। किसके रूप में निकालना है? उनके भार के रूप में, उनके भार के रूप में बताना है भाई कितना प्रतिशत बोरोन है और कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अपन ये लिख लेते हैं कि नमूने का द्रव्यमान, यानी अपने को जो यौगिक दिया हुआ है वो यौगिक कितने ग्राम है? 0.24 ग्राम है। अब उस नमूने में ऑक्सीजन का कितना है? 0.144 ग्राम है। बोरोन का द्रव्यमान कितना है? 0.096 ग्राम है। ये अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नमूने का द्रव्यमान दिया हुआ है उसके अंदर हम ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान दिया हुआ है उसके अंदर हम नमूने के द्रव्यमान का भाग दे देंगे और उसको गुणा कर देंगे 100 से। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमें दिया गया है 0.144 ग्राम और नमूने का द्रव्यमान कितना है? 0.24 ग्राम। हम इसको 100 से गुणा कर देंगे और जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 60%। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो गया? 60%। अब हम बोरोन का निकालते हैं। तो बोरोन का प्रतिशत क्या होगा? बोरोन का द्रव्यमान बट्टा नमूने का द्रव्यमान, यानी बोरोन आपको दिया हुआ है, जो आपको यौगिक है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, उसको हम गुणा कर देंगे 100 से। तो बोरोन का द्रव्यमान कितना है? 0.96 ग्राम और नमूने का द्रव्यमान कितना है? 0.24 ग्राम। गुणा कर देंगे हम इसको 100 से, तो कितना हो जाएगा? 40%। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत 60% है और बोरोन का प्रतिशत कितना है? 40% है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 3.0 ग्राम कार्बन एवं 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? अब ये देखो इसके अंदर क्या पूछा है। सबसे पहले आपको ये बोला गया कि 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड, इसने ये बोला है कि जब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है, तो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? तो देखते हैं। सबसे पहले अपन एक समीकरण देखते हैं कि भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो यही बोला है कि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि कार्बन का जो भार है, द्रव्यमान है, वो कितना होता है? 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है। जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 अणु है तो 16 को 2 से हम गुणा कर देंगे तो 32 ग्राम हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा कि 3 ग्राम कार्बन व 8 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखो आगे, कार्बन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात 12:9
32 हो गया, 3:8। यानी अगर हम 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। इसका अनुपात हमेशा यही रहेगा, यानी कार्बन है वो हमेशा 3:8 के रूप में ही आपस में अभिक्रिया करेगी या फिर जलेगी। यानी अगर हम 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो वो CO2 11 ग्राम बनाएगी। ठीक है, अगर हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में भी जलाएंगे तो भी वो सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही जलेगी, बाकी का जो 42 ग्राम जो बचेगा वो शेष पड़ा रहेगा। देखते हैं आगे, अर्थात 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो देखो, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो भी यह केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा और 11 ग्राम CO2 बनेगा, जबकि 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बचा रहेगा। यानी हमेशा 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा। बाकी अगर कोई भी ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं 3 ग्राम कार्बन है और 50 ग्राम फिर 40 ग्राम फिर 30 ग्राम ऑक्सीजन है आपके पास में, तो सिर्फ उसमें से 8 ग्राम के साथ में कार्बन अभिक्रिया कर लेगा और बाकी का जो है वो बचा रह जाएगा। ठीक है, तो जबकि 42 ग्राम ऑक्सीजन शेष बचा रहेगा। हमारा उत्तर है वो स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है, यानी इनका अनुपात हमेशा स्थिर ही रहेगा। 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ में ही अभिक्रिया करेगी, ना तो 3 ग्राम 4 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगी और ना ही 8 ग्राम 2 ग्राम कार्बन के साथ में अभिक्रिया करेगी। हमेशा 3:8 के रूप में ही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरा देखते हैं। तीसरा है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणुक आयन, इसमें परमाणु आया और बहु, दो चीज आई है। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारे, परमाणु मतलब परमाणु, यानी कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, परमाणु। तो इसने कहा है कि बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, यानी बहुपरमाणु क्या होता है। परमाणु तो होता है लेकिन बहुपरमाणु क्या होता है। बहुपरमाणु होता है कि जैसे दो है, जैसे H2O है, वो क्या है, बहुपरमाणुक है, आयन है, क्योंकि उसमें 2 परमाणु है, यानी एक से अधिक परमाणु होता है तो वो क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक आयन। परमाणु का ऐसा समूह है जिन पर नेट आवेश विद्यमान, ये सॉरी गलत टाइप हो गया, तो ये विद्यमान है, आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब ये आवेश है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे, देखो, फॉस्फेट आयन PO4 होल्ट 3-, सल्फेट आयन SO4 2-, CO3 होल्ट 2-। तो ये सब क्या है, बहुपरमाणुक आयन है। इसके अंदर देखो परमाणु की संख्या, इसमें फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक या एक से अधिक परमाणु है इसके अंदर। तो ये क्या है, बहुपरमाणुक आयन। आयन का मतलब है या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव, ये सब क्या है, आयन है। तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो फर्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 होल्ट 2। एल्यूमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कुछ पदार्थ के नाम दिए हुए हैं तो उनके आपको रासायनिक सूत्र बताने हैं। तो ये रासायनिक सूत्र है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखिए। अब कुछ तत्व आपको दिए जाएंगे, कुछ यौगिक आपको दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ये देखना है कि उस यौगिक के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद है। अब तत्व और यौगिक में डिफरेंस समझो। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, तत्व है। यौगिक
जैसे H2O है ना, HCl, यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बनता है तो वो क्या होता है, यौगिक होता है। देखो बुझा हुआ चूना, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। तो अब हम देख लेंगे, जब अपने को रासायनिक सूत्र पता चल जाएगा तो उसके अंदर उपस्थित तत्वों को भी अपन पहचान लेंगे। तो सबसे पहले देखो Ca दिया हुआ है, Ca का मतलब होता है कैल्शियम, तो सबसे पहले इसके अंदर कैल्शियम है, O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है। तो ये 3 तत्व बुझे हुए चूने में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का सूत्र होता है HBr, ठीक है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन। तीसरा है बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा जिसको अपन बोलते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसको रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। तो इसके अंदर देखो Na सोडियम है, Na सोडियम है, H हाइड्रोजन है, CO आगे देखते हैं, देखो सोडियम है, Na हाइड्रोजन, H कार्बन है, C और ऑक्सीजन O। तो ये 4 तत्व इसके अंदर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4, के पोटेशियम, S सल्फर, O ऑक्सीजन। 3 तत्व इसके अंदर उपस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये आपका 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। यानी कुछ पदार्थ आपको दिए जाएंगे, उनका आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो देखो एथाइन, एथाइन C2H2, इसका आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे, एक अणु का द्रव्यमान निकालेंगे। तो मोलर द्रव्यमान देखो, कार्बन है, कार्बन का आपका द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, तो इसके अंदर 12 लिख दिया। कितने कार्बन है 2, तो हम इसको गुणा का निशान लगाएंगे, 2 से गुणा कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का भार कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। ये मैंने आपको द्रव्यमान की सारणी पिछले वाली वीडियो में बता दी है, तो वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1, गुणा का निशान लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है 2, तो हमने इसको 2 से गुणा कर देंगे। 12 गुणे 2, तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 2 प्लस 24 कितना आ जाएगा 26 ग्राम। अगर आपको एक अणु यानी एथाइन का एक अणु यानी C2H2 का द्रव्यमान पूछता है तो 26 U आएगा। क्या आएगा 26 U, इतना आएगा 26 U। U यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। अगर एक अणु का पूछता है, एथाइन के एक अणु का, या आपको ये पूछे कि 1 मोल एथाइन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 मोल एथाइन का द्रव्यमान होता है 26 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना होता है 26 ग्राम। तो ये अपन ने मोलर द्रव्यमान निकाले, कितना होता है 26 ग्राम। तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो एथाइन का कितना हो गया 26 ग्राम। नेक्स्ट सल्फर अणु। तो सल्फर अणु S8 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है वो अपन देखते हैं। तो सल्फर है, उसका परमाणु भार होता है 32। सल्फर का तत्व, सल्फर तत्व अगर लेते हैं एक आता है S, इसके अंदर S8 है, मतलब सल्फर का एक अणु है। सल्फर का तत्व और सल्फर के अणु में डिफरेंस देखो। सल्फर अगर तत्व होता है तो सिर्फ S लिखा हुआ आता है, और एक अणु की अगर हम बात करें सल्फर के एक अणु की, तो एक अणु में 8 सल्फर होते हैं, तो S8 होता है। तो सल्फर का जो परमाणु भार है वो कितना होता है 32 होता है। सल्फर के कितने तत्व इसमें 8 है, तो गुणा कर देंगे 8 अणु है सल्फर के, तो इसको हम 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 256 ग्राम। एक अणु की अगर हम बात करेंगे S8 तो 256 U आएगा।
एक अणु द्रव्यमान, एक अणु के द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो 256 ग्राम। एक मोल सल्फर अणु की अब बात करेंगे तो 256 ग्राम आएगा। और एक अणु की हम बात करेंगे, एक अणु का, एक सल्फर के एक अणु का द्रव्यमान होता है 256 यू। और एक मोल सल्फर अणु की हम बात करेंगे तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में, तो 256 ग्राम। नेक्स्ट फास्फोरस अणु P4, तो P का द्रव्यमान कितना होता है, 31 होता है। P फास्फोरस का द्रव्यमान कितना होता है, 31 है। तो फास्फोरस के कितने तत्व है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, 4 है। तो 31 को 4 से गुणा कर देंगे तो आपका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 124 ग्राम। अगर आपसे पूछे कि एक फास्फोरस अणु यानी फास्फोरस अणु का द्रव्यमान कितना होता है तो 124 ग्राम की जगह क्या आएगा, यू आएगा। और एक मोल फास्फोरस अणु का द्रव्यमान आपसे पूछे तो 124 ग्राम आएगा। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो देखो HCl मोलर द्रव्यमान की हम बात करें तो हाइड्रोजन इसके अंदर कितना है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। तो 1 को 1 से गुणा कर देंगे प्लस Cl की हम बात करें तो Cl का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है। गुणा कर देंगे, 1 है तो 1 से हम इसको गुणा कर देंगे। 1 गुणा 1 होता है तो 1 लिख देंगे, प्लस 35 को 1 से गुणा करेंगे, 35.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 36.5 आएगा। यहाँ पे 35 लिखा हुआ, गलती से लिखा गया, कितना आएगा, 36.5 आएगा। तो 36.5 सॉरी 35.5 है, गुणा कर रहे हैं ना हम इसको यहाँ पर, तो 35.5 प्लस 1 36.5 ग्राम। अगर आपसे ये पूछे कि एक मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितना द्रव्यमान होता है तो 36.5 ग्राम द्रव्यमान होता है। और एक अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का द्रव्यमान पूछे तो कितना होता है, 36.5 यू होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल HNO3 की हम बात करते हैं। तो HNO3 का मोलर द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, यहाँ पर एक अणु है तो गुणा कर देंगे 1 से, प्लस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14 गुणा 1 है तो हम गुणा कर देंगे 1 से, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, ये 16 लिख दिया, गुणा ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 से हम इसको गुणा कर देंगे। 1 गुणा 1 प्लस 14 को 1 से गुणा करेंगे 14, प्लस 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, तो ये 48 आ गया। तीनों को जोड़ेंगे तो 63 ग्राम आएगा। यानी एक मोल नाइट्रिक अम्ल, एक मोल नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होता है, 63 ग्राम होता है। और एक अणु नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान कितना होता है, 63 यू होता है। नेक्स्ट, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, तो एक मोल नाइट्रोजन परमाणु, यानी एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। उत्तर, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखते हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 यू। यू मतलब सिर्फ एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है 14 यू परमाणु द्रव्यमान। अब हम एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो हमने पहले देखा है कि सिर्फ एक का निकालेंगे तो 14 यू होता है, और अगर एक मोल का जब भी निकालेंगे तो वो उसको यू को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 14 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमें यही पूछा है कि भाई एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 14 ग्राम हो जाएगा। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, तो एल्यूमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है, 27 दे रखा है अपने को। उत्तर निकालेंगे, एक मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 27 ग्राम। अगर 27 यू है तो एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान, और ग्राम में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो एक मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो 4 मोल का 4 से अपन 27 को गुणा कर देंगे तो 108 ग्राम, 108 ग्राम मोल। तो 4 मोल
परमाणु में एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 108 ग्राम होता है। 10 मोल सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 तो निकालते हैं। 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान, सबसे पहले एक सोडियम सल्फाइड का 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान निकालेंगे तो सोडियम का Na, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है। सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है। सोडियम की 2 मोलिक्यूल्स है तो गुणा कर देंगे 2 से, प्लस सल्फर है तो सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, सल्फर को 32 है तो 1 मोलिक्यूल है तो 32 गुणा 1, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, गुणा हम कर देंगे 3 से क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 मोलिक्यूल्स है। तो देखो 23 को 2 से गुणा करेंगे 46, 32 को 1 से गुणा करेंगे 32, प्लस 16 को 3 से गुणा करेंगे 48, तीनों को जोड़ेंगे 126 ग्राम। तो 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान कितना हो गया? 126 ग्राम। अतः 10 मोल का द्रव्यमान 10 गुणा 126 तो 1260 ग्राम। 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1260 ग्राम। अब मोल में परिवर्तित करना है। क्या करना है? मोल में। पहले अपन ने द्रव्यमान में परिवर्तित किया, अब हम मोल में परिवर्तित करेंगे। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को कितने मोल होते हैं? 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस के कितने मोल होते हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान को कितना होता है? 16 U, और 1 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 16 U, और ऑक्सीजन के एक अणु यानी O2, ऑक्सीजन के एक अणु O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 32 U, यानी 16 को 2 से गुणा कर देंगे 16 दूनी 32, तो 32 U। 1 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान, तो 32 को U से ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मोल आ गया तो ग्राम। अब अपने को पूछा कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में मोल कितने होते हैं? तो मोल निकालने के लिए, मोल की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का द्रव्यमान, तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 12 ग्राम प्लस मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान हमने निकाला है 32 ग्राम। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम, और गैस मोलर द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम। भाग दे देंगे तो अपने पास आएगा 0.375। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं? 0.375 मोल होते हैं। नेक्स्ट 20 ग्राम जल, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, तो H2O का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम सबसे पहले। तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 गुणा 2 मोलिक्यूल है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 गुणा 1 ऑक्सीजन है तो 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 16 को 1 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 16, तो बराबर 18 U। तो जल का आणविक द्रव्यमान हमने निकाला 18 U। अब हम निकालेंगे 1 मोल जल का द्रव्यमान, तो हम जानते हैं कि 18 जो आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है उस आणविक द्रव्य को हम ग्राम में व्यक्त कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1 मोल जल का द्रव्यमान हो जाएगा। अब जब हमारे पास मोलर द्रव्यमान निकल गया है तो अब हम जल के मोल अपन पता करते हैं। तो मोल की संख्या होती है कि पदार्थ का द्रव्यमान, जो अपने को पदार्थ दिया हुआ उसका द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम, तो यहाँ पर 20 ग्राम लिख देंगे। फिर 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना है? मोल यानी मोलर द्रव्यमान, मोल का द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान होता है, तो 18 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे तो 1.11 मोल, यानी 20 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 1.11 मोल होते हैं जल के। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले अपन आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2, तो कार्बन का परमाणु भार है 12 होता है, एक ही कार्बन का मॉलिक्यूल है तो गुणा 1 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 गुणा 2 है तो 2 लिख देंगे अपन, 2 से गुणा कर देंगे तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे, प्लस 16 को 2 से गुणा करते कितने आ जाएंगे? 16 दूई 32 बराबर 44 U। ये क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान हम बात करेंगे तो U को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम निकालेंगे जल में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड
में कितने मोल होते हैं। तो मोल की संख्या पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है 22 ग्राम, तो हमने 22 ग्राम लिख दिया। मोलर द्रव्यमान हमने निकाला 44 ग्राम, ये 44 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.5 मोल, यानी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। यानी अपने को हम द्रव्यमान निकालना है, किसका निकालना है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, यानी 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है। 0.2 मोल ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 U, और अपन इसी को अपन 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम हो गया। ठीक है, अब 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। अब हमें पता है कि भाई 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। ठीक, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान पूछा है, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो अपन गुणा कर देंगे 0.2 इंटू 16 को, तो अपने पास आ जाएगा 3.2 ग्राम। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 0.2 ग्राम। 0.5 मोल जल अणु, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है वो निकालते हैं। तो जल H2O का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम सबसे पहले। तो H कितना है, H का द्रव्यमान होता है 1, कितने हैं H 2 है, तो 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 गुणा 1, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 16 इंटू 1, तो 16 बराबर 18 U। कितना आ गया 18 U। तो ये क्या हो गया जल के अणु। आणविक द्रव्यमान हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जल क्या है एक अणु है, और ये क्या है ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया है, यानी सिर्फ O है, O2 नहीं है। ठीक है, 18 U। अब 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम। 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम। तो 0.2 मोल जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 0.2 को गुणा कर देंगे 18 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि 10 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी आपको 10 ग्राम ठोस सल्फर दिया हुआ है, 10 ग्राम ठोस सल्फर, उसके अंदर सल्फर के अणु कितने हैं, यानी सल्फर के बहुत सारे अणु मिलकर ही तो ठोस का आकार लेता है, 10 ग्राम बनता है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि भाई 10 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या का ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सल्फर अणु का आणविक द्रव्यमान हम पहले निकालेंगे। सल्फर के एक अणु में 8 सल्फर होते हैं। ठीक है, तो सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, गुणा कर देंगे, 8 है सल्फर तो 8 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 256 U। 1 मोल सल्फर अणु का द्रव्यमान कितना होगा वो भी हम देखेंगे। तो सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, 1 मोल सल्फर अणु का द्रव्यमान, तो 256 ग्राम। U को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हम निकाल देंगे मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P पदार्थ का द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है अपने को, पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ 16 ग्राम। पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 16 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम है ये, 10 ग्राम ठोस सल्फर दिया हुआ, 10 ग्राम है ये, 16 नहीं है, 10 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 10 ग्राम। और सल्फर अणु का मोलर द्रव्यमान 256 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.0625 आएगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या कितनी हो गई 0.0625। अब हम निकालेंगे अणुओं की संख्या। तो मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या को हम गुणा करेंगे। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है कि कोई भी पदार्थ का 1 मोल होता है, जैसे मान लो 1 मोल सल्फर, तो उसके अंदर अणुओं की संख्या निश्चित होती है, उसको हम बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, तो मोलों की संख्या अपने पास में कितनी आई कि मोल की संख्या आई 0.0625। अवोगाद्रो संख्या क्या होती है
6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अब ये संख्या क्या होती है, जैसे मान लो 1 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। कोई भी पदार्थ ले लो आप, उसके अंदर अगर आपसे ये पूछे कि उस पदार्थ में एक मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होती है। तो अपने पास मोल की संख्या ये आई, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो 3.76 इंटू 10 टू पावर 22। तो अपने पास क्या आ गई, अणुओं की संख्या। तो अपने को पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि अणुओं की संख्या कितनी होगी, 3.76 इंटू 10 टू पावर 22। अब लास्ट क्वेश्चन है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी आपको 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है, जिसका रासायनिक सूत्र आपको दिया हुआ है Al2O3। ठीक है, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया है। तो इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम आयन की संख्या ज्ञात करनी है कि भाई एल्यूमिनियम आयन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27 यूं होता है। Al2O3 का मोलर द्रव्यमान हम निकालेंगे, तो Al यानी एल्यूमिनियम का द्रव्यमान होता है 27, 2 अणु है तो गुणा 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 इंटू 3 अणु है तो गुणा कर देंगे 3। तो 27 गुणा 2 54, 16 गुणा 3 48, दोनों को जोड़ेंगे 102 ग्राम। यानी Al2O3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 102 ग्राम। अब हम निकालेंगे मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या अपने को पता है कि पदार्थ का द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान हमको दे रखा है 0.051 ग्राम, मोलर द्रव्यमान हमने निकाला है 102 ग्राम। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.0005। ठीक है, ये आ गई मोलों की संख्या अपने पास। अब हम अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। भाई इतने मोल में अणु कितने होते हैं, मोलों की संख्या निकालनी है अपने। भाई इतने मोल है अपने पास में, तो इतने मोल में अणुओं की संख्या कितनी है, तो अणुओं की संख्या मोलों की संख्या इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो मोलों की संख्या अपने पास कितनी है, 0.005 इंटू यह अवोगाद्रो संख्या होगी 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। दोनों को गुणा करेंगे 3.011 इंटू 10 टू पावर 20 आ जाएगा। एल्यूमिनियम आयन की संख्या ज्ञात करेंगे, तो अपने पास अणुओं की संख्या कितनी आई, ये है अपने पास अणुओं की संख्या 3.011 इंटू 10 टू पावर 20। अब एल्यूमिनियम आयन की संख्या निकालनी है, तो 2 कितने एल्यूमिनियम है उसमें, Al2 यानी 2 एल्यूमिनियम है, तो 2 गुणा 3.011 इंटू 10 टू पावर 20, आंसर आएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 20। तो ये है एल्यूमिनियम आयन की संख्या। तो यहाँ अपने चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करके, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप मेरे को या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।